हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया, वहाँ पे भी हमने कॉस्ट की मीनिंग देखी थी, बट स्टिल हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसको हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। बोला गया कि कॉस्ट बेसिकली एक मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट किस चीज़ का है? मेजरमेंट है जो भी गुड्स या सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है, उसमें जो चीज़ भी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं, उन सारे रिसोर्सेज को जब हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। क्लियर है? तो जब फाइनेंशियल या मनी के टर्म्स में जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में या जो भी सर्विसेज रेंडर करने में जो भी खर्चा आपका आया, जब हम उसको मेज़र कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। जो भी खर्चा आपका हुआ, उनका टोटल करना ही उनको टोटल करके देखना कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, उसी को हम क्या कह देते हैं? कॉस्ट कहते हैं। राइट? अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मतलब ये जो खर्चा है, खर्चा तो ठीक है, पर इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया कि क्लासिफिकेशन बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी खर्चे आपके हुए हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, उनके नेचर के बेसिस पे, या उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, या उनका जो रिलेशन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम उन सारे खर्चों को, उन सारे कॉस्ट के कंपोनेंट्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ना, एक ग्रुप में फ्रेम करते हैं कि ये इस तरह की नेचर खर्चा ये हुआ, ये इस तरह का खर्चा ये हुआ। तो ये जो ग्रुपिंग करने का प्रोसेस है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी और कितने टाइप से हम उसको डिवाइड करने वाले हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताया गया कि कॉस्ट को अगर क्लासिफाई करना, तो कुछ बेसिस दिए गए कि इन्हीं बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई करिए। अब जैसे हमें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स होता है, जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बातें कही गई हैं, आपको वो फॉलो करनी पड़ती है, उसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं करते हैं। ठीक? इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग सारे नॉर्म्स दिए गए हैं। तो वहाँ पे CAS 1 वहाँ पे बताया गया, वो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए ही है। वहाँ पे ये बेसिस बताए गए जो कि बहुत ऑथेंटिकेट हैं। ठीक है? वहाँ पे 7 बेसिस बताए गए थे। क्या-क्या बताया गया कि एक, आप किस तरह का एक्सपेंस है, उसके नेचर के बेसिस पे आप खर्चों को क्लासिफाई करिए या उनके टाइप्स को देखिए। दूसरा, रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा हो, उससे इसका रिलेशन कैसा है, ट्रेस कैसे आप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करिए। फंक्शन या एक्टिविटीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करिए। बिहेवियर के बेसिस पे, टाइम पीरियड के बेसिस पे, प्रोडक्शन के प्रोसेस के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और लास्ट है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के प्रोसेस में वो कॉस्ट किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है, उसके बेसिस पे आप इन कॉस्ट को ग्रुपिंग में करिए या क्लासिफाई करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ एक्सपेंस को देखेंगे। तो नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे जब बात की जाए कि जो खर्चा है ना, वो खर्चा किस तरह का है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर हम खर्चों को, मतलब कॉस्ट को, उनके नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो 3 ही तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है हमारा मटीरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है एक्सपेंस। ये 3 ही तरह के खर्चे होते हैं। अब मटीरियल कॉस्ट क्या हो जाती है? देखिए, मटीरियल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी कमोडिटीज़ या जो भी गुड्स, आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो आपकी खर्चे हैं, मतलब ये जो मटीरियल है, वो उसका या तो इंटीग्रल पार्ट होगा उस प्रोडक्ट का, या इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा। इंटीग्रल पार्ट नहीं होने का मतलब इनडायरेक्ट मटीरियल बेसिकली, जो सीधा-सीधा नहीं दिखता है ना? डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, पर रहता है। तो मटीरियल कॉस्ट का मतलब जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, उसमें जो भी कमोडिटीज़ आप इनकर यूज़ कर रहे हैं, उस कमोडिटीज़ का जो खर्चा है, वो क्या कहलाएगा? मटीरियल कॉस्ट कहलाएगा। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या हो गया? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते वक़्त जो भी मटेरियल यूज़ किया गया, उसका खर्चा, है ना? या कोई वर्क ऑर्डर था, उसको पूरा करने में जो भी खर्चा हुआ, वो उसका मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। सर्विसेज़ के केस में तो जो भी सर्विसेज़ देने की जो भी आपने सर्विसेज़ का प्रोविज़न किया, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से वो सर्विस हो पाई है, रेंडर हो पाई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कॉस्ट कहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए कि अगर आप ड्रेस रेडी कर रहे हैं, तो ड्रेस में जो मटेरियल है, क्या है? वो क्लॉथ, वो कपड़े से बना है, तो कपड़ा क्या हो गया? मटेरियल कॉस्ट। तो कपड़े के लिए जितना भी खर्चा आया, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल कॉस्ट। इस तरह फर्नीचर रेडी किया, तो फर्नीचर में मेन क्या हो जाता है? आपकी लकड़ी, टिम्बर वगैरह। तो वो जो खर्चे हैं, उस पे जो खर्चा आया, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल कॉस्ट। इसी तरह की बुक में पेपर आपका क्या बन जाएगा? मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो देखिए, लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सेल्स है,
उसमें ह्यूमन एफर्ट जितना भी इन्वॉल्व है, उस ह्यूमन एफर्ट को जब हम मनी के टर्म में मेज़र करके पे करते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है, लेबर कॉस्ट बन जाती है। तो बेसिकली ह्यूमन के एफर्ट की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी, लेबर कॉस्ट कहलाती है। ठीक, तो जो भी आप एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे होते हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, उनकी सर्विसेज के लिए आप जो कुछ भी उनको पे करते हैं वो सब किस में आ जाएगा, उसमें लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक, अब ये अलग बात है कि मटेरियल कॉस्ट भी डायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट लेबर हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकता है ना। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट का मतलब जिस गोदाउन में बना हुआ है, जिस गोदाउन में सामान रखा जा रहा है आपका बना के प्रोडक्ट, उसके बाहर का जो सुपरवाइजर है वो क्या हो गया, वो इनडायरेक्टली उससे रिलेट कर रहा है ना। उस पर उसको जो आप सैलरी दे रहे हैं, उसको जो वेजेस दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो गोदाउन में सामान रखा गया इसलिए। तो प्रोडक्ट से उसका वो जो लेबर कॉस्ट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। वहीं वो वाले लेबर जो उस प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली दिख रहा है कि इनकी वजह से ही आपका ये फिनिश गुड्स तैयार हो पाया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन पाया, उस कन्वर्जन में जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए, तो उनको दिया गया कैसा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे हो गया, जो भी सैलरी आप पे करते हैं, जो भी वेजेस देते हैं, जो भी रेम्युनरेशन देते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, आपका लेबर कॉस्ट कहलाएगा। वहीं एक्सपेंसेस की अगर बात करें, तो एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला गया कि जो भी मटेरियल नहीं है, जो भी लेबर कॉस्ट नहीं है, उसके अलावा उस पूरी एक्टिविटी में जो कुछ भी इन्वॉल्व है, उस पर लगने वाले सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रेंट जा रहा है आपका, रेट्स जा रहे हैं, टैक्सेस जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये ना तो मटीरियल है ना तो लेबर है। तो जो मटीरियल लेबर नहीं होगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब हम सेकेंड बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे। सेकेंड बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से उनका रिलेशन कैसा है, या ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए बोला गया कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेट करते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब वो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट इसी चीज़ से बना है, तो उस पे लगने वाले सारे खर्चे को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। अब डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, जो कि हमने भी आपको बताया ही। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट से सीधा रिलेट करता हो, सीधा आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि यही है प्रोडक्ट, ये खर्चा इसी से बना है, ये लेबर का इसी का गया है, ये मटेरियल इसी से बना है, तो वो हमारा सबका सब डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। ठीक, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है जनरली क्या होता है, वेरिएबल मतलब वेरी करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल होता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का अमाउंट चेंज होगा वैसे वैसे डायरेक्ट कॉस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है ना। अब डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है कि आप फर्नीचर बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा फर्नीचर बनाएंगे तो आपको जो लकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगी, अगर आप कम फर्नीचर बनाएंगे तो आपको लकड़ियाँ भी कम चाहिए होंगी। मतलब ये सीधा सीधा रिलेट करता है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये डायरेक्ट कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो डायरेक्ट कॉस्ट भी कम लगेगी। इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट कैसा होता है, वेरिएबल नेचर का बेसिकली होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो सेम इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसका उस प्रोडक्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता है, हम डायरेक्टली उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सप्लाईज हो गई, ये सब क्या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल में एग्जांपल है, जैसे फेविकोल हो गया, थ्रेड हो गया। मान लीजिए एक वॉलेट है आपके पास, तो वॉलेट में आप देख रहे हैं कि लेदर की वॉलेट है, पर उस लेदर की वॉलेट को बना कैसे होगा, वो बना होगा ना कि उसमें थ्रेड से इसकी स्टिचिंग वगैरह हुई होगी, या फेविकोल का यूज़ करके उसको पेस्ट किया गया होगा, तो वो सब दिख तो नहीं रहे हैं, सीधे सीधे एट्रीब्यूटेबल भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इसी की वजह से ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो लेदर क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। वहीं पे ये जो फेविकोल या थ्रेड वगैरह का यूज़ हो, वो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि जब कॉस्ट शीट वगैरह में प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरी होता है, और एग्जाम में भी जनरली पूछा जाता है कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अगर इन सबको हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। इसके बिना तो आपका प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ, ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट से, तो इसीलिए ये सारे क्या होते हैं, प्राइम मेजर कॉस्ट बनते हैं, मेन कॉस्ट बनते हैं। और वहीं पे जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओवरहेड, कि ये अलग खर्चे, ओवरहेड है ये। ठीक है, ओवरहेड को हम बाद में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं कि कहाँ कहाँ से उसको उस किस पे एलोकेट कर सकते हैं। तो ओवरहेड मतलब क्या हो गया, सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे थे। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट का क्या मतलब हो गया, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, या फिर हम क्या लें, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट।
क्लियर है? प्राइम कॉस्ट क्या हो गया, सारे डायरेक्ट कॉस्ट हो गए, ओवरहेड क्या हो गया, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए। क्लियर है? तो दोनों को जब टोटल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड बेसिस हमारा जो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या एक्टिविटीज़। तो फंक्शन या एक्टिविटीज़ के बेसिस मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उस काम के बेसिस पे आप इन खर्चों को डिवाइड कर दीजिए। तो उसके बेसिस पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक बोला गया प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा बोला गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और लास्ट बोला गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन नाम से भी समझ में आ रहा है कि वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में लगे हैं, वो सारे खर्चे वो सब क्या कहलाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे कि आपका पावर हो गया, फ्यूल हो गया, फैक्ट्री का रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी हो गई। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आपका प्रोडक्शन काम हो पा रहा है, आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो वो सब के सब खर्चे कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही हम क्या कह देते हैं कि ये एग्रीगेट है किस चीज़ का, प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री ओवरहेड। जब भी ओवरहेड बात करें तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये इनडायरेक्ट खर्चे, तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे प्लस प्राइम कॉस्ट जो डायरेक्ट खर्चे हैं उनको टोटल करते तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए लग रहे होंगे। मतलब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज नहीं रहेगी, उसमें मैनेजमेंट नहीं हो रहा होगा, सही तरीके से सब काम नहीं हो रहा होगा, तो प्रोडक्शन होगा ही कैसे? तो उस पे भी जो खर्चे लगते हैं वो भी आपके प्रोडक्ट पे ही जाते हैं, है ना? तो इस तरह के खर्चों को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है बेसिकली ये सारे वो खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, उस पे लग रहा है जो खर्चा, या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देने में, कंट्रोल करने में, ऑपरेशंस पे, उस पे जो भी खर्चे लग रहे हैं, वो सब क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आते हैं। जैसे आपके ऑफिसर्स की सैलरी हो गई, मैनेजर की सैलरी हो गई, ये सब क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हो गए। तो इनको जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। वहीं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किसको कहेंगे, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ये सारे इनडायरेक्ट ही हैं क्योंकि डायरेक्टली तो रिलेट नहीं कर रहे प्रोडक्ट से, तो सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो वो इनडायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्ट को सेल करने में या सर्विसेज को सेल करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट को हैंडल करने में, जब से प्रोडक्ट तैयार हुआ और जब तक मार्केट में सेल नहीं होता, उस पूरे प्रोसेस में जो उसको हैंडल करना होता है, तो उसमें जो भी खर्चा लग रहा होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए। एंड द लास्ट वन इज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो वो खर्चा जिसके बेसिस पे हम नए नए या इम्प्रूव प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, नया मटेरियल इन्वेंट करते हैं कि नहीं इस मटेरियल को यूज़ करके हम नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, या मेथड्स, इम्प्रूव्ड मेथड्स को हम सर्च करते हैं। तो मतलब इस तरह के खर्चों को हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, है ना? ये सारे खर्चे आप करते हैं जिससे आप कुछ नया कर सके। तो इस तरह फंक्शन और एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इन कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, मतलब कॉस्ट इस तरह से होंगे। फिर हमारी बात आती है बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पे आप खर्चों को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिहेवियर मतलब क्या होता है, आपका व्यवहार, है ना? तो व्यवहार के बेसिस पे कैसे, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई सामने कोई कुछ भी बोले, जो जैसा बिहेव करेगा हम वैसा बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर सामने वाला गलत बोलेगा तो मैं भी गलत बोलूँगी, वो अच्छा बोलेगा तो उसके साथ मैं अच्छा बिहेव करूँगी। इसका मतलब कि मेरा नेचर कैसा वैरी करेगा, कैसे वैरी करेगा, सामने वाले के नेचर पे, वो जैसा है उसके हिसाब से मेरा नेचर चेंज हो जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, सामने वाला कुछ भी कहे, मेरी पॉलिसी यही है, मैं ऐसे ही चलूँगी। तो इसका मतलब क्या, सामने वाले के बिहेवियर से आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ जो सामने वाला है वो हो गया प्रोडक्शन, है ना? तो प्रोडक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खर्चों पे, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो बिहेवियर के बेसिस पे 3 तरह से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल, एक होता है सेमी वेरिएबल। मतलब एक कहता है कि चेंज होगा तो हम भी चेंज होंगे, एक कहता है चेंज होगा तो भी हम नहीं चेंज होंगे, और एक कहता है कि हम थोड़ा-थोड़ा हो जाएँगे, मतलब चेंज भी होंगे, नहीं भी चेंज होंगे। क्लियर है? तो अब फिक्स्ड कॉस्ट को समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्शन है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें चाहे जितना आप चेंज कर दीजिए, पर आपका ये खर्चा जो होगा वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे हमने कहा ना कि सामने वाला किस तरह का भी बिहेवियर कर ले, वो शांति रहेंगे। जैसे साधु संत हो गए, सामने कोई झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो शांत हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई कितना भी सामने एग्रेसिव हो जाए। तो फिक्स कॉस्ट बिल्कुल उसी तरह से आप मानिए, बिहेवियर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो ये क्या कहते हैं, बिल्कुल भी शांत रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, वो वैरी नहीं करने वाले। चाहे आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितना भी बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, कम कर दो, ये कांस्टेंट रहेंगे। इसी को पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा,
फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल में तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होने वाली, एकदम रिमेन कांस्टेंट, ठीक। लेकिन अगर जब पर यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या करती है, चेंज हो जाती है। पर यूनिट में उसके जो खर्चे होते हैं वो चेंज होते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट भी बढ़ेगा, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो पर यूनिट भी कम हो जाएगा। मतलब फिक्स कॉस्ट टोटल में तो कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, लेकिन पर यूनिट क्या करती है, वैरी करती है ना। जैसे रेंट है, इसको समझ लीजिएगा। रेंट है तो रेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं है, फैक्ट्री का रेंट जो है वो तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है। तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख आपको पता है कि 10 लाख का प्रोडक्शन तो होना ही होना है, तो आप 10 लाख का रेंट तो आपको जाना ही जाना है, आप प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन अगर प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपका ये फिक्स कॉस्ट जो 10 लाख का रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा हर प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम होती चली जाएगी। प्रोडक्ट कम बनेंगे तो एक पे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। टोटल में तो वही 10 लाख है, लेकिन पर यूनिट क्या हो रही है, वेरी कर रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उस हिसाब से हम उसको रिकवर करेंगे। तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो कम, आपको कम एक प्रोडक्ट पे कॉस्ट पड़ेगी, आप रिकवरी अच्छे से कर पाएंगे। कम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। इज इट क्लियर। बस सेम चीज़ है कि 10 ही मैंगो है और 10 लोग आ गए तो एक एक ही मैंगो सबको मिलेगा, है ना। तो 10 ही रहे ना, वो फिक्स तो फिक्स ही है। लेकिन पर यूनिट देखिए, तो 10 बने तो 10 में एक एक ही सबको मिलेगा। अगर वहीं से 5 लोग आए तो एक एक को दो दो मिलेगा। तो पर यूनिट वेरी कर रहा है ना, एक को अब 2 मिल रहे हैं, पहले एक को एक ही मिल रहा था, पर टोटल तो 10 ही है ना। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट जब देखने जाएंगे तो हमेशा चेंज करेगी। लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वो वेरी कर जाती है। क्लियर है। तो रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। वहीं वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से। मतलब कि आप बदलेंगे तो हम भी बदलेंगे, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम भी बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगा तो हम भी घट जाएंगे। तो इसका मतलब कि जैसे ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। ये बिल्कुल वेरी करते, चेंज होते हैं सेम उसी डायरेक्शन में जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है, आपका प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ याद रखिएगा ये टोटल में तो चेंज होते हैं, पर यूनिट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, आप 2 फर्नीचर बनाएंगे तो 2 फर्नीचर के लिए 2 मटेरियल चाहिए होगा, है ना। अगर सिर्फ मटेरियल के केस में समझिए, मान लीजिए एक लकड़ी से एक फर्नीचर तैयार हो जाता है, तो अगर आप फर्नीचर बनाएंगे, 2 फर्नीचर बनाएंगे तो 2 लकड़ी चाहिए आपको, 3 फर्नीचर बनाएंगे तो 3 लकड़ी चाहिए आपको, 4 फर्नीचर बनाएंगे तो 4 लकड़ी चाहिए। अगर आप फर्नीचर ज़्यादा बना रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो लकड़ी की क्वालिटी भी, ये खर्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर पर यूनिट देखिए तो एक फर्नीचर बनाने को एक ही लकड़ी तो चाहिए, तो पर यूनिट तो हमेशा कांस्टेंट ही दिखेगी। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, लेबर हो गया। बेसिकली अगर देखेंगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके वेरिएबल कॉस्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, इसमें दोनों एलिमेंट होंगे, फिक्स्ड का भी, वेरिएबल का भी। तो इसीलिए इसको सेमी वेरिएबल कहते हैं, या फिर इसको हम सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पार्टली तो अफेक्ट करेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे, और पार्टली वो फिक्स्ड रहेगा। मतलब उसमें दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अगर आप टेलीफोन बिल देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, तो आप इन सब चीज़ों में देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, तो एक फिक्स्ड आपको कहा जाता है कि इतना तो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का चार्जेस है, इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद जितना आपका मीटर यूनिट लेगा उसके हिसाब से पर यूनिट 10 रुपया या 8 रुपया 5 रुपया जो भी आपको पर यूनिट चार्जेस देने पड़ेंगे। इसका मतलब एक अमाउंट तो फिक्स है, उसके बाद आपका जितना आप कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से चार्जेस जाएंगे। इसी तरह जब आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं टेलीफोन बिल में भी, तो एक तो फिक्स अमाउंट है जो आपको देना देना पड़ेगा, उसके अलावा जितना आपने यूज़ किया होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसकी क्या हो गया, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स एक्सपेंसेस हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बेसिस पे खर्चों को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड के बेसिस पे 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा होता है हमारा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा था, तब भी हमने ये बात की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योरली हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा खर्चा जो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब जो खर्चा हो चुका है, जो इनकर्ड हो चुका है, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। सो बेसिकली इसको हम पोस्टमार्टम कॉस्ट भी कहते हैं। पोस्टमार्टम क्या होता है, जब जैसे आप नॉर्मली देखते हो ना टीवी में, इसमें मूवीज में, कि पोस्टमार्टम क्यों करते हैं, जब डेथ हो जाती है उसके बाद, तो मतलब सब कुछ हो गया उसके बाद जब आप करते हैं, तो बेसिकली ये वो खर्चा होता है जो इनकर्ड होने के बाद आप उसको कंसिडर करते हैं। तो एक्चुअल ऑपरेशन या एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो खर्चे होते हैं, रियलिटी के जो खर्चे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। वहीं प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है,
का मतलब आप पहले से डिटरमाइन कर रहे हो एडवांस में। तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है जब प्रोडक्ट की जो खर्चे होने वाले हैं उसको आप पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को एडवांस में डिसाइड कर लो कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना खर्चा लगेगा, है ना? उनके फैक्टर्स जो भी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को एनालिसिस करके जो पुराने आपके पास डेटा है उनको एनालिसिस करके आप पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेने वाले हो कि खर्चा कितना लगने वाला है, तो उसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड या एस्टिमेटेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन का प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में किस तरह का प्रोडक्शन चल रहा है, उसका प्रोसेस क्या ऑप्ट किया गया, किस नेचर की आपकी इंडस्ट्री है, उसके बेसिस पे हम इन खर्चों को डिवाइड करते हैं। जैसे उसके बेसिस पे 5 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक हो गया हमारा बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और लास्ट हमारा आता है जॉइंट या बाई प्रोडक्ट कॉस्ट। ये 5 प्रोसेस में इसको डिवाइड किया। जब आप मेथड और टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे कॉस्टिंग के मेथड और टेक्निक्स में भी। तो बात करते हैं बैच कॉस्ट की। तो बेसिकली बैच कॉस्ट क्या होता है? बैच कॉस्ट मतलब जो भी आइडेंटिकल आइटम है जिनको आप पहचान सकते हैं, जब वो बनते हैं ना, तो उनका एग्रीगेट कॉस्ट मतलब जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, वो एक साथ जो बन रहे होते हैं, उनकी टोटल लगने वाले खर्चे को हम बैच कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप देखते हो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में भी, जैसे आप जो टैबलेट्स वगैरह देखते हो, मेडिसिन देखते हैं ना, तो आप वहाँ देखते हैं ना बैच नंबर पड़ा होता है कि ये पूरा इस बैच नंबर से तैयार हो, मतलब वो आइडेंटिकल यूनिट्स जो होती हैं एक बैच के थ्रू रेडी होकर निकलती हैं बाहर, तो उस पर जो खर्चा आता है वो उस बैच का कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं बैच कॉस्ट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्ट उन इंडस्ट्रीज के थ्रू ऑप्ट किया जाता है जिनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस ऑपरेशन में चलता रहता है। जैसे पहला प्रोडक्ट जैसे आपने कुछ डाला, फिर वहाँ से जो फिनिश गुड्स तैयार होगा उस प्रोसेस से, वो फिनिश गुड्स किसी दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाएगा, फिर वहाँ से जो फिनिश गुड्स तैयार होगा वो तीसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बनेगा, फिर वहाँ से जो फिनिश गुड बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, है ना? तो क्या हुआ, 3 प्रोसेस लगे इसको। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है और वहाँ पे सारी कैलकुलेशन जो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है कि फर्स्ट प्रोसेस में कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना एक्सपेंस लगा, इसी तरह सेकंड प्रोसेस में कितना लगा, क्या। तो हर एक प्रोसेस वाइज की कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है, तो उसको हम प्रोसेस कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में किसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये काम ऐसे कंप्लीट करना और उसमें जो भी खर्चा लगता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा चलता है। जैसे रोड का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पे जब खर्चे तय किए जाते हैं तो ये नहीं कि हर साल कितना खर्चा होगा, नहीं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना खर्चा होगा वो उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे वो खर्चा टोटल कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और आप पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे की जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, तो देखिए इसे कहते हैं सर्विस कॉस्ट, मतलब कि जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जब उनकी सर्विसेज का खर्चा कैलकुलेट किया जाता है तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि आपका होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, जो भी सर्विस दे रही हैं उनकी सर्विसेज का खर्चा कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि लास्ट है। तो देखिए जॉइंट कॉस्ट या बाई प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, तो बेसिकली अगर जॉइंट कॉस्ट की बात करते हैं तो ये कॉमन कॉस्ट हो जाती है कि जब आप मतलब सेम रॉ मटेरियल वगैरह का यूज़ करके आप 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को तैयार कर ले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब आपने मटेरियल यूज़ किया और मटेरियल वगैरह यूज़ करके एक साथ आपके 2 या 4 प्रोडक्ट तैयार हो गए, तो मतलब एक साथ 2-3 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट, कि एक किससे हमारे 2-3 प्रोडक्ट तैयार हो गए। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हुए एक साथ साइमल्टेनियसली कई गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, है ना। जबकि बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, जो मेन प्रोडक्ट तैयार होता है ना उसके सब्सटेंस से नेक्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो रेडी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए बाई प्रोडक्ट का, जैसे कि वाइन मेकिंग है, मतलब आप वाइन बनती है तो ग्रेप्स से वाइन बनती है, ठीक है। तो ये मेन हो गया, मेन क्या बनाना है उनको, वाइन बनानी है। अब वाइन मेकिंग के प्रोसेस में जो ग्रेप की सीड्स है ना उसका ऑयल तैयार हो जाता है, तो ये जो क्या हो गया, ये जो ग्रेप सीड्स ऑयल है ये क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। तो मेन तो वाइन मेकिंग था पर उसके तैयार करते करते आपका क्या बन गया, ये ऑयल बन गया, ठीक है। इसी तरह जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तार वगैरह जो प्रोड्यूस करती हैं जॉइंटली, तो वो रिफाइनरी प्रोसेस के थ्रू करती हैं, तो ये सब क्या हो गया, वो जॉइंट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो गए। तो इसी तरह से जॉइंट प्रोडक्ट और आपका बाई प्रोडक्ट रेडी होता रहता है, क्लियर है। और इसी तरह ऑरेंज, लेमन या ऑरेंजेस के जब जूस वगैरह तैयार होता है तो उससे ऑयल फ्रेम हो जाता है अपने आप, तो वो क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। देखिए मैनेजमेंट के डिसीजन के बेसिस पे अगर हम कॉस्ट को डिवाइड करें, मतलब मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं उस पर किस तरह से ये खर्चों का इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पे इन खर्चों को समझिए आप। तो उसके बेसिस पे 10 तरह से खर्चे हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इतना ही डिस्कस करेंगे, पर इन शॉर्ट अगर हम देख लें कि हमने कितने टाइप से डिस्कस किया हुआ है, तो नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे 3 गए, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस कॉस्ट। वहीं पे ऑब्जेक्ट या ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे कितने गए, 2 कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शन या एक्टिविटीज के बेसिस पे हमने कितने डिवाइड किए, 4, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा बिहेवियर के बेसिस पे क्या चले जाते हैं, हमारा फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टाइम पीरियड के बेसिस पे हमारे हिस्टोरिकल और प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे जब बात करते हैं तो बैच हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। और 7th हमारा बेसिस क्या था, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, और इस तरह से ये ऑथेंटिकेट है क्योंकि एक CAS 1 के थ्रू बेसिस डिवाइड किए गए हैं, उसके हिसाब से ये पूरा बाइफरकेशन है, तो ये काफ़ी रिलायबल होता है। रही बात एग्जाम में जितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएं उसके बेसिस पे आप इसको करिएगा। अगर 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो आप 3-4 बेसिस बताते हुए उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर आपको मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं बताना चाहिए। तो 6 एंड 7th को आप साइड करके बाकी सारे कॉस्ट को आप बता सकते हैं, लेकिन अगर 15-20 नंबर में आता है तो आप कोशिश करिए कि सभी को कवर करिए, मतलब जितना आप कवर कर सकते हैं उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।